जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। चलिए आज अपने भूगोल के दूसरे चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। बोर्ड परीक्षा में आपको आज हम जिन प्रश्नों की बात कर रहे हैं वो इस चैप्टर के लिए अच्छे से तैयार है, वो कर लेने हैं। आपको 100% बोर्ड परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न है वो मिल जाएंगे। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव है, वन लाइनर है और इसमें से 3 नंबर वाले प्रश्नों की आने की संभावना भी रहेगी, तो उन प्रश्नों के ऊपर भी बात है वो कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और ऑब्जेक्टिव से ही स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वर्ण से नहीं वर्ण केवल स्त्रियों और पुरुषों में से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है राल्फ वाल्डो इमर्सन का। राल्फ वाल्डो इमर्सन का ये कथन है। दूसरा प्रश्न देखिए कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में खालिस्तान से संबंध पाया जाता है, तो इन दोनों में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न, सवाल बड़ा आ गया, एक सवाल आना है, तैयार कर लीजिएगा। कै प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 1,50,000 है, उस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है वो आपको बताना है। और आपको पता है भी जनसंख्या घनत्व का फार्मूला होता है कुल जनसंख्या। यहाँ पर कुल जनसंख्या 1,50,000 है और बटा में क्षेत्रफल है वो 100 है, तो 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गए, पीछे क्या बचे? 1500। तो 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार का बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी, अच्छे से तैयार है वो कर लीजिएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर है 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा प्रश्न, क्या निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? जनसंख्या वृद्धि की बात आ रही है, तो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है वो किसकी है? अफ्रीका महाद्वीप की है। और जनसंख्या कहाँ की है और जनसंख्या घनत्व कहाँ का ज़्यादा है? तो उसका उत्तर एशिया आ जाता है। तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है वो अफ्रीका की है। उसके बाद 5वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ये गौर करना है। तो अटाकामा है, भूमध्य रेखीय प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेश है, तो कौन सा नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ सघन जनसंख्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या विरल नहीं है, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बात करें, छठा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक है? प्रतिकर्ष कारक है वो नहीं है, तो ध्यान रखिए कौन सा नहीं है? जलाभाव, जल का अभाव है, ये प्रतिकर्ष कारक है। बेरोजगारी ये प्रतिकर्ष कारक है। महामारी ये प्रतिकर्ष कारक है। कौन सा नहीं है? चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधा, हॉस्पिटल और स्कूलों की जो सुविधा है ये नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब इस प्रश्न को करें तो आप गौर से करें। अब ध्यान रख लें भी प्रतिकर्ष कारक नहीं है वो तो हमने ध्यान में रख लिया, तो इसका मतलब जो पीछे बच गए 3, जलाभाव, बेरोजगारी और महामारियां, ये कौन से हो गए? ये प्रतिकर्ष कारक है। तो एक ही प्रश्न से आप कई चीजें तैयार है वो कर सकते हो। बोर्ड परीक्षा में आ सकता है ना ऐसे भी, कोई प्रवास संबंधी कोई 2 प्रतिकर्ष कारक लिखिए, तो इस प्रकार जल की कमी, बेरोजगारी, महामारी है वो अपने लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए अब 7वां, क्या निम्न में से कौन सा एक कथन है वो सत्य नहीं है भाई? क्या विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है? ये कथन तो सत्य है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे? नहीं जी, 100 वर्ष नहीं लगे, केवल 12 वर्ष लगे। 5 अरब से 6 अरब जनसंख्या होने में केवल 12 वर्ष लगे। हाँ, 1 अरब से 2 अरब की बात करें तो जरूर 100 वर्ष लगे थे। ध्यान रख लेना, यहाँ 5 अरब से 6 अरब की बात हो रही है, 5 से 6 होने में 12 वर्ष लगे थे। 1 से 2 अरब होने में 100 साल लगे थे, तो ये कथन सही नहीं है। आगे भी बात कर ले, जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि है वो धीमी है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्टेज के अंदर जननांगीय संक्रमण की जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और दूसरी अवस्था में ये अधिक होती है यानी उच्च होती है। और विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग हैं वो जुड़ जाते हैं। तो
ये तो सही कथन है, पहला है, तीसरा है, चौथा है, तो सही कौन सा नहीं है? दूसरा नहीं है। 5 से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 12 वर्ष लगे हैं, 100 वर्ष नहीं लगे, और 1 से 2 अरब होने में 100 वर्ष लगे हैं। तो इसका सही आंसर 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न, ये ऑब्जेक्टिव हो गए अपने। अब एक एक लाइन वाले क्या, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग लिखिए। तो उपयोग की बात करें तो उत्तर आप कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। तो 2 बात होगी, क्या जनसंख्या का एक तो वर्णन किया जाता है किसी क्षेत्र की, और दूसरा भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान है वो लगाया जाता है। तो ये आप 1 नंबर के प्रश्न के लिए याद रखिएगा, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के उपयोग क्या है। अगली बात करें अगले प्रश्न की, तो 9वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर बताना है। तो यानी आपको परिभाषा देनी है भी, प्रतिकर्ष कारक कौन से होते हैं? वो जो ये लोगों को निवास स्थान या उद्गम को छुड़वाने के कारण बनते हैं, यानी अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने को कहते हैं, तो वो प्रतिकर्ष हो गए। और जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं उन्हें अपकर्ष कारक कहते हैं। तो दूर फेंकने वाले प्रतिकर्ष हो गए और खींचने वाले हैं वो अपकर्ष कारक हो गए। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10वां प्रश्न देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर लिखिए। तो जन्म दर 1 वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है, और मृत्यु दर में 1 वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। चाहे CDR CBR के रूप में पूछ ले तब भी आप चाहे यही आंसर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरूर आप इनकी परिभाषा को याद रखिएगा भी, जन्म दर और मृत्यु दर क्या है। उसके बाद बात करें, अगला प्रश्न है 11वां का, विश्व में जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों होता है? विश्व में जनसंख्या वितरण को मुख्यतः भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक प्रभावित करते हैं, और जिन क्षेत्रों में इन कारकों की अनुकूलता होती है, जहां ये अच्छी मात्रा में मिलते हैं, वहां पर जनसंख्या है वो सघन बसाव पाया जाता है, यानी उच्च जनसंख्या घनत्व है वो वहां पर मिलता है। तो जहां पर ये कारक, भौगोलिक कारक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, वो अनुकूल परिस्थितियों में मिलते हैं, वहां पर सघन जनसंख्या है वो मिलती है। तो 1 नंबर में ये आप याद कीजिएगा। 12वां प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? एक चीज और बता दूं, जब हम सेकंड बुक करेंगे भारत वाली, तो उसके अंदर भी तो भारत की पॉपुलेशन सिलेबस में है। तो जो प्रश्न आप सामान्य प्रश्न है वो इस चैप्टर में कर लेते हो, तो उनको वहां करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो आधे प्रश्न तो इस चैप्टर में भी है इंपॉर्टेंट, और वो उस चैप्टर में सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में भी है। तो बस हम उस चैप्टर में इतनी माथापच्ची नहीं करेंगे, वो सारी यहीं कर लेंगे। तो एक तरीके से ये एक चैप्टर नहीं है, यहां पर आपके 2 चैप्टर साथ चल रहे हैं, ऐसे समझिएगा बात को। जनसंख्या घनत्व से क्या आशय, परिभाषा देनी है, किसी क्षेत्र के निवास करने वाली जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व है वो कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा हो गई, और उसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल के अनुपात को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उसके बाद है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। ये कथन किस भूगोलवेत्ता का है? तो जॉर्ज बी क्रेसी का है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत भी, जॉर्ज बी क्रेसी याद रख लेना, जॉर्ज बी क्रेसी ने ये बात कही थी। उसके बाद आगे जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा, तो समय के 2 अंतरालों के बीच, जैसे भारत में 10 साल की बात की जाती है, समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अच्छे से तैयार करनी है परिभाषा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? तो वो कौन सी है? एशिया महाद्वीप में है सबसे ज्यादा। चाहे जनसंख्या पूछ ले, चाहे जनसंख्या घनत्व की बात आ जाए, दोनों का उत्तर ही एशिया। तो सबसे अधिक जनसंख्या एशिया की है, सबसे अधिक जन घनत्व है वो भी एशिया का है। आगे बात करें कि विश्व में उच्च जनसंख्या वाले 2 देशों की बात करें, तो पहला अपना पड़ोसी चाइना आ जाता है और दूसरा भारत आ जाता है। तो और तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे अधिक जनसंख्या दुनिया में चाइना की है, चीन की है, दूसरा भारत और तीसरा अमेरिका का नंबर आता है।
उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, 17वां प्रश्न आ गया कि कै प्रदेश का क्षेत्रफल 530 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 85,860 व्यक्ति है, तो उस प्रदेश का जनघनत्व बताना है। तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है, कै प्रदेश का जनघनत्व यानी कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल लिखेंगे। कुल जनसंख्या 85,860 बटा में आप 530 लगा देंगे और उत्तर क्या आ जाएगा, 162 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऐसा ही न्यूमेरिकल अपने उधर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चनों में कर लिया है, तो दोनों इम्पोर्टेंट है, इसलिए वही सवाल देने की कोशिश की है जो परीक्षा में आने की जिसकी संभावना रहे। तो कुल जनसंख्या के बटा में कुल क्षेत्रफल है वो लगा देना है। ध्यान रख लेना, ऐसे सवाल हल करते समय भी जनसंख्या ऊपर आएगी और क्षेत्रफल है वो नीचे आएगा। और प्रश्न की भाषा देखो, पहले क्षेत्रफल दे रखा है बाद में जनसंख्या, लेकिन ऊपर जनसंख्या आएगी सवाल के अंदर और बटा में क्षेत्रफल, गुणा भाग करोगे तो उत्तर आ गया 162 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 18वां अच्छा प्रश्न है, आप्रवास और उत्प्रवास में अंतर लिखिए। आप्रवास, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो आप्रवासी कहलाते हैं, और जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, नए स्थान पर जाते हैं वो आप्रवासी, और प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वो उत्प्रवासी कहलाते हैं। तो आप्रवास और उत्प्रवास को आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद 19वां प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम बताओ। तो 3 घटक है, एक जन्म है यानी जन्म दर, दूसरी मृत्यु यानी मृत्यु दर, और तीसरा प्रवास माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या आना, वो प्रवास माइग्रेशन कहलाता है। जन्म दर और मृत्यु दर की परिभाषा ऊपर कर चुके हैं, माइग्रेशन चल ही रहा है अपना। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। आप बच्चों को बताना चाहूँगा, यहाँ मैं जितने भी 25-30 प्रश्नों की बात करूँगा इस चैप्टर के, वो सारे सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है, इनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको वहाँ। और सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, ये सेकंड बुक के लिए भी यही प्रश्न इम्पोर्टेंट है। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64%। और जिस प्रकार से यहाँ उत्तर लिखे हैं वैसे ही आपको वहाँ बोर्ड परीक्षा में लिखने हैं। तो भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.64% है। आगे देखिए 21वां प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि की 2 प्रमुख समस्याएं बताएं। तो 2 प्रमुख समस्याएं लिख दीजिए कोई भी, जैसे बेरोजगारी और गरीबी है, ये 2 प्रमुख समस्याएं हो गई। आगे बात करें 22वां प्रश्न, 2 या 3 नंबर वाले प्रश्नों के हिसाब से है कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है। अभी साइंस और टेक्नोलॉजी आ गई तो कैसे पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, उसमें क्या रोल है इसका। तो औद्योगिक क्रांति के बाद तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होना है। इससे चिकित्सा सुविधा में सुधार हुआ तो कम लोग मरे। महामारी से बचाने के लिए टीकाकरण हुआ, जैसे कोविड के लिए भी वैक्सीन लगवाई जा रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। मृत्यु दर में कमी आई है, स्वच्छता का है वो प्रसार हुआ है। तो ये वो कारण हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है, जिससे जनसंख्या वृद्धि में सहायता मिल रही है। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकता है ये। उसके बाद 23वां प्रश्न देखिए, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले 4 अपकर्ष कारक। ऊपर हमने एक ऑब्जेक्टिव प्रतिकर्ष कारक पढ़े, तो अपकर्ष कारकों का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रतिकर्ष कारक। आपको एक को ध्यान रखना है। तो जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले 4 कारक निम्न हैं। पहला, किसी क्षेत्र में रोजगार के अवसर होना। दूसरा, रहन सहन की अच्छी दशाएं होना यानी परिस्थितियां होना या व्यवस्था होना। किसी क्षेत्र के लिए अनुकूल जलवायु होना रहने के लिए, और किसी क्षेत्र का शांत होना। ये वो चीज़ है जो आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ उस जगह पर जाते हैं। इनका उल्टा कर दोगे भी, बेरोजगारी की समस्या है, रहने सहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, अनुकूल जलवायु नहीं है और क्षेत्र है वो शांत नहीं है, तो वो इसके उल्टे हो जाएंगे, प्रतिकर्ष कारक हो जाएंगे। तो देखिए एक चीज़ को तैयार करोगे उसका जस्ट रिवर्स अगर आप लिख दोगे तो वो किसका उत्तर हो जाएगा, प्रतिकर्ष कारकों का हो जाएगा। आगे बात करें 24वां प्रश्न, जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपाय है वो लिखिए। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, बड़े प्रश्नों के रूप में, कम से कम 3 नंबर वाले प्रश्नों के लिए। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की बात करें तो प्रमुख है, एक तो परिवार नियोजन से जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों को अपनाकर बच्चों की जन्म दर को कम करके और उनमें अंतराल रख के जनसंख्या को सीमित है वो किया जा सकता है।
और इसी प्रकार जन अभियान के माध्यम से प्रचार प्रसार कर जागरूकता को बढ़ाकर और गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ावा देने से जनसंख्या नियंत्रित है वो की जा सकती है। तो 3 जनसंख्या नियंत्रण के ये उपाय आप कम से कम हैं वो तैयार कीजिएगा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, थॉमस माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताना है। जो कब दिया, एक तो ये ध्यान रख लेना 1798 में दिया था। 2 बातें इसके अंदर निकल के आती, एक तो है लोगों की संख्या है वो खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, क्या लोगों की पॉपुलेशन है वो खाने वाली चीज़ों की तुलना में ज़्यादा से बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी। और दूसरा है कि जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अधिक जनसंख्या होगी तो अकाल, महामारी और युद्ध के रूप में सामने आती है और इससे जनसंख्या वृद्धि में अचानक गिरावट आती है। तभी तो कहा जाता है, माल्थस ने ये कहा था जनसंख्या बढ़ रही है तो बढ़ने दो, अपने आप कट बढ़ के सही हो जाएंगे। क्या वही दोनों बातें यहाँ निकल के आ रही है, क्या लोगों की संख्या की तुलना में खाने वाली चीज़ें वो अधिक तेजी से बढ़ेगी, खाद्य पदार्थों की अपेक्षा, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी और बढ़ेगी तो फिर लड़ाई भी होगी, ये बातें आ गई। 26वां प्रश्न आता है, क्या जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आपको पता है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं, जिसमें द्वितीय की बात कर रहे हैं, जो सबसे अधिक जिसमें पॉपुलेशन है वो बढ़ती है। इस अवस्था में प्रारंभ में जन्म दर है वो उच्च होती है, प्रारंभ में जन्म दर उच्च होती है और समय के साथ है वो घटती है, और यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के कारण मृत्यु दर में है वो कमी आती है। जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम होने से जनसंख्या में तेजी है वो दिखाई देती है। तो इसकी ये 4 प्रमुख जो अवस्थाएं हैं वो हमने यहाँ पर देखी है। तो इस प्रकार से ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप तैयार कीजिएगा, इसको आंसर फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद 27वां क्वेश्चन देखिए आप, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों को समझाइए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों को समझाइए। तो एक तो हो गया जल की उपलब्धता, दूसरा जलवायु हो गया, और उसके बाद तीसरा है अपना मृदा। तीनों का वर्णन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार। लोग उन क्षेत्रों में अधिक रहना पसंद करते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है, और यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। और यही प्रश्न अगर इंडिया के संदर्भ में आ जाए तो बस लिख देना भी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में और तटीय मैदानों में है वो अधिक जनसंख्या है वो मिलती है। जलवायु की बात करें तो जिन जलवायु प्रदेशों में मौसम परिवर्तन कम होता है वह जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये प्रदेश मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल होते हैं, जैसे भूमध्य सागरीय प्रदेश या अति उष्ण जो ठंडे प्रदेश हैं, और जो मरुस्थल है वो प्रतिकूल जलवायु होने के कारण वह असुविधाजनक स्थिति है वो रहती है। मृदा की बात करें तो उपजाऊ मृदा जहाँ पर होगी वहाँ पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खेती हो जाएगी। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कीजिए, इम्पोर्टेंट है भी प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं, वहाँ पर मिलेंगे आपको बोर्ड परीक्षा में। और उसके बाद बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारकों को समझाइए। तो आर्थिक कारक की बात करें तो अपने हैं खनिज भंडारों वाले क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित कर, जहाँ खनिज मिलेंगे वहाँ उद्योग भी स्थापित हो जाएंगे, इससे लोगों को रोजगार मिलता है। कुशल और अर्धकुशल मजदूर है वो इन क्षेत्रों की ओर पलायन कर जनसंख्या को सघन बना देते हैं, जैसे अफ्रीका की कटंगा और जाम्बिया की जो तांबा पट्टी है उसकी बात आ जाती है। उसके बाद नगरीकरण करें की बात है तो नगरीय क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और संचार और परिवहन के साथ साथ रोजगार के साधन है वो भी उपलब्ध होते हैं शहरों में, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करते हैं और जिससे नगरीय जनसंख्या है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार औद्योगिकरण की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र है वो रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध कराते हैं, बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। इनमें कारखानों और मजदूरों के अलावा ड्राइवर, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, शिक्षक, अन्य सेवाएं भी उपलब्ध है वो यहाँ पर होती है, जैसे जापान के कोबे ओसाका प्रदेश की बात करें। तो इस प्रकार आज आपने ये जाना भी दूसरे चैप्टर के महत्वपूर्ण 28 प्रश्नों को आपने आज अच्छे से क्लियर किया है। इन 28 प्रश्नों को आप इस सेकंड चैप्टर में तैयार कीजिएगा और यही प्रश्न आपको सेकंड बुक में भी हेल्प करेंगे। तो कुल मिलाकर इतने प्रश्न अगर तैयार है तो एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में इनसे बाहर है वो नहीं जाएगा। तो आप सब बच्चों को कैसे लग रहा है ये प्रयास बताइएगा। आप सबको शुभकामनाएं। चलो आगे फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।